दिस इज मोहम्मद शारिक शमीम। आज हम लोग मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग पूरा पेपर पैटर्न बताएंगे और उसके साथ साथ चैप्टर नंबर 1 के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले मैथमेटिक्स सिन बोर्ड क्लास मैट्रिक का ये लेक्चर है, ठीक है। तो आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताते जाऊँगा कि हमारा पैटर्न क्या होता है। जब तक आपको पैटर्न नहीं मालूम होगा, जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने अपने पेपर को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो क्लास मैट्रिक मैथमेटिक्स पेपर पैटर्न, तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास है, ये टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का क्या होता है, आपके पास पेपर होता है, ठीक है। टोटल मार्क्स हमारे 75 होते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपके पास सबसे पहले एमसीक्यूज के ऊपर, जो कि 15 मार्क्स के आपके क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। साथ साथ आपके पास 30 मार्क्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के आपके पास क्या होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। एक चीज़ आपने याद रखना है, इसका जो पैटर्न है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक और न्यू पैटर्न के हिसाब से इन्होंने क्या किया है कि 20% आपके 75 मार्क्स से 20% आपके पास क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। साथ साथ 40% आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे और 40% किस में आएंगे, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है एमसीक्यूज है, जो कि आपके पास 15 मार्क्स का है, जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ये रहा, ठीक है। साथ साथ आपके पास सेक्शन बी के अंदर 30 मार्क्स के पेपर्स आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास 10 क्वेश्चन शॉर्ट में दिए जाते हैं मुख्तलिफ चैप्टर से, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। और उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 6 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, जिसके अंदर आपके थ्योरम्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो 10 में से 6 क्वेश्चंस आपको बोर्ड के एग्जाम्स में अटैम्प्ट करने होंगे। उसके साथ साथ हमारे पास लॉन्ग में आते हैं। लॉन्ग हमारे पास सेक्शन सी के अंदर इंक्लूड होता है, और सेक्शन सी के अंदर आपके पास क्या होगा, टोटल 5 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें से आपके पास 3 उसमें से आपने अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। अब इन तमाम चैप्टर्स जो हैं सेक्शन सी में और आपके पास सेक्शन बी के अंदर कौन कौन से आएंगे, वो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पहले हम चैप्टर्स को देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से आपके न्यू मैथमेटिक्स बुक के अंदर इंक्लूड है सिन बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चले आए थे, हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है आपके स्क्रीन में भी शो हो रहा होगा, ये जो है हमारे पास 17 चैप्टर है, ठीक है। 17 चैप्टर से स्टार्ट है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि आप 9 में 1 से लेकर 16 चैप्टर्स पढ़ कर आए हो, ठीक है। तो 1 से लेकर 16 तक आपके पास 9 के कोर्स में इंक्लूड था, तभी यहाँ पे 17 से आगे कंटिन्यू किया गया है। तो फर्स्ट चैप्टर आपके पास सेट एंड फंक्शन का है, ठीक है। सेकंड आपके पास 18 चैप्टर है, जो कि आपके पास वेरिएशन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 19 चैप्टर आता है, जो कि डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट होता है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसमें से शॉर्ट एंड लॉन्ग चैप्टर्स कौन से हो सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 चैप्टर जो है वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन के हैं। उसके बाद हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन का एक चैप्टर है, जो 21 चैप्टर है हमारे पास बुक के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास 22 जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। देन हमारे पास 23rd चैप्टर जो है वो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। 24 चैप्टर हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। 25 हमारे पास कॉर्ड ऑफ अ सर्किल है, जबकि 26 जो है वो हमारे पास टेंजेंट ऑफ अ सर्किल है, ठीक है। ये क्या होता है, ये तमाम हम चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट कंटेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स आपको इस कोर्स के अंदर पढ़ाए जाएंगे। जबकि मेरे पास 27 है, कॉर्ड्स एंड आर्क्स है। उसके बाद हमारे पास 28 चैप्टर है, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। उसके बाद मेरे पास 29 आता है, पार्शियल ज्योमेट्री सर्किल, और उसके आखिरी में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो ये मेरे पास टोटल 17 से लेकर 30 चैप्टर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। अब आपका एक सवाल होगा, सर ये इतने सारे चैप्टर्स हैं और हमारे पास इसमें से पता कैसे चलेगा कि हमारे पास शॉर्ट के कौन से चैप्टर्स हैं और लॉन्ग के कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पेपर पैटर्न को आपको डिस्कस किया है, तो हमें इसे भी आगे पढ़ लेना चाहिए। जस्ट शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास जो चैप्टर नंबर 17 है वो आपके पास शॉर्ट के लिए आता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 18 भी हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट के सवाल होते हैं इसके अंदर से। चैप्टर नंबर 19 जो है एस से मतलब शॉर्ट शो कर रहा हूँ आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के इसके सवाल बनकर आते हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट के सवाल इसमें से बन करके आते हैं। साथ साथ हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन है, ये भी मेरे पास शॉर्ट के सवाल आते हैं। जबकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, हमारे पास इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों सवाल आते हैं। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस, रेशियो एंड प्रोपोगेशन, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल, कॉर्ड एंड आर्क, ये तमाम चैप्टर्स क्या हैं, ये तमाम चैप्टर्स थ्योरम बेस्ड हैं, जिसके अंदर हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट के क्वेश्चंस आते हैं। साथ साथ हमारे पास एंगल
इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्किल ये भी शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों ही आएगा क्योंकि ये भी थ्योरम है। याद रखना पार्शियल ज्योमेट्री सर्किल ये भी हमारे पास लॉन्ग के सवाल आते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों के क्या आते हैं सवाल बनकर आते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको बताना था आपके पूरे कोर्स आउटलाइन के हिसाब से। अब चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हम लोग सेट के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक सेट और उसके साथ फंक्शन। ठीक है, तो सेट को सीखेंगे, सेट होता क्या है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इसको लिखा किस तरह से जा सकता है, रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है, इसकी नोटेशंस क्या होती है, तमाम चीज़ों को आज के लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह जब आप इस क्लास में वीडियो को एंड करोगे तो आपको तमाम चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ सेट लिखा हुआ है। याद रखना डेफिनेशन ऑफ सेट में मैं सिंपल आपके पास डेफिनेशन तो शो हो रहा है, साथ साथ मैं इसके आपको वर्डिंग बता देता हूँ कि ये है क्या। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना एक ऐसा वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्ट जिसके हमारे पास क्या हो कलेक्शन हो। देखिए आप बोलोगे अब क्या चीज़ कलेक्शन सेट क्या, आप ना अगर डेली लाइफ के हिसाब से देखना चाहो तो ये भी बताता हूँ। जैसे कि आप देखते होगे आपके पास बहुत सारे वॉच होंगे, ठीक है, घड़ियाँ होंगी, तो आप कहते होगे हमारे पास क्या है घड़ियों की सेट है। ठीक है, वॉच की क्या है सेट है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं सेट के लिए बेसिक रियल लाइफ में एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, उस स्टूडेंट्स के अंदर क्या है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उन बच्चों के जितनी भी क्वांटिटीज हैं या उन बच्चों के जितने भी नाम्स हैं तो हम उन तमाम चीज़ों को क्या कर सकते हैं उसका एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो सेट में मुराद क्या है कि याद रखना वेल डिफाइंड हो और यूनिक ऑब्जेक्ट हो। यूनिक से मुराद ये होता है कि जो बार बार रिपीट ना हो। ठीक है, बार बार रिपीट ना हो। अब आप ये कहोगे कि बार बार रिपीट होना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बार बार रिपीट होता क्या है। ठीक है, तो बार बार रिपीट से मैं बुलाता हूँ एक नाम के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है शारिक है। ठीक है, मैंने अपना ही नाम लिया है। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है शारिक है। उसी क्लास के अंदर एक और स्टूडेंट है जिसका नाम भी शारिक है। ठीक है, अब दो नाम एक जैसे हैं, अब हम दो नाम को एक जैसे को एक सेट के अंदर नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमें यूनिक चाहिए। ठीक है, तो याद रखना रिपीटेड नाम हम सेट के अंदर यूज नहीं करते हैं। तो याद रखना इन दोनों को यूनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है किसी का भी नाम का जो सर नेम होता है वो क्या होगा, वो चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम अगर मोहम्मद शारिक है, ठीक है, तो किसी का नाम हो सकता है शारिक शमीम। ठीक है, तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया। ठीक है, तो इन दोनों के नाम के सर नेम और हमारे पास जो लास्ट नेम होता है उसको यूज करते हुए क्या किया गया, इसे हमें डिफ्रेंशिएट किया गया। ठीक है, तो याद रखना सेट जो होता है वो हमारे पास यूनिक होता है, नॉन रिपीटिंग होता है और कलेक्शन होता है। ठीक है, चलो आ जाते, जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है हमारे पास, आपको बुक के अंदर आपके पास पीडीएफ के अंदर शो हो रहा होगा स्क्रीन के अंदर कि लिखा हुआ लेट कंसीडर अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। ठीक है, ये आपको लिख रहा होगा लेस देन 10, दिस सेट कैन बी रिटन एज। अब मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने थोड़ा सा डेली लाइफ से एग्जाम्पल्स कुछ लिया था, अब हमारे पास मैथमेटिक्स के बेस में आ जाते हैं। तो सेट को लिखने का तरीका तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको भी देख लो कि एक सेट है जो कि क्या है इवन नंबर का है, जिसकी आपके पास सामने वैल्यू नजर आ रही होगी कि ए जो है इक्वल टू लगा हुआ है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 2,4,6,8 इवन नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, जो कि 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 और साथ साथ लिखा हुआ है लेस देन क्या है 10 है। लेस देन 10 से मुराद क्या है, मतलब 10 से क्या होगा हमारे पास कम होगा। तो जाहिर से बात है इवन नंबर में क्या आ जाएगा मेरे पास 2, 4, 6, 8। ठीक है, यहाँ पे एक पॉजिटिव इवन नंबर्स हैं, इस चीज़ को आपने याद रखना। तो ये सेट हुआ क्या कि इसमें कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं है, 2 दो दफ़ा नहीं आ रहा, 4 दो दफ़ा नहीं आ रहा, एक एक दफ़ा आ रहा है। ठीक है, साथ साथ हर एलिमेंट को कॉमा लगाकर क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। तो ये चीज़ एक तरह से डेफिनेशन ही है कि हर मतलब हर आपके पास जो नंबर्स हैं एलिमेंट्स हैं उसको आप कॉमा लगा के क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, और हर जो एलिमेंट है वो क्या है यूनिक है। ठीक है, तो ये एक जैसा एग्जाम्पल थी जो कि मैंने आपको शो करके दिखा दिया। अब हमारे पास सेट के ना कुछ टाइप्स होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, विदाउट टाइप्स के आप सेट को किस तरीके से पढ़ोगे, तो हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास सेट की जो टाइप्स होते हैं, एक मेरे पास होता है फाइनाइट सेट और दूसरा मेरे पास होता है इनफाइनाइट सेट। याद रखना ये अभी हमने दो एग्जांपल्स लेकर टाइप्स को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं और हम लोग अपने इस लेक्चर के अंदर देखते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले फाइनाइट सेट है। ठीक है, तो फाइनाइट सेट में क्या लिखा हुआ, सेट ऑफ कंटेन अ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। अब बोलोगे क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। एक ऐसा सेट, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, आपके सामने भी शो हो रहा होगा, ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये लेस देन
6 है, नेचुरल नंबर है हमारे पास, एक ऐसा सेट जिसको गिना जा सके, जिसे मेजर किया जा सके, जिसे काउंट किया जा सके, ठीक है, जिसके नंबर को आप गिन सको, ठीक है, जिसको मेजर कर सको, जिसको काउंट कर सको, वो सेट्स क्या होते हैं? वो सेट हमारे पास फाइनाइट सेट होते हैं। कौन से सेट होते हैं? फाइनाइट सेट होते हैं, ऐसे सेट जिसे गिना जा सके। जैसे यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक की वैल्यू लिखी हुई है, मैं बआसानी तरीके से क्या कर ले रहा हूँ, इसे गिन सक रहा हूँ, मुझे इसकी इनिशियल लिमिट और आपके पास जो फाइनल लिमिट है उसके बारे में मुझे मालूम है। तो ऐसा सेट क्या होता है? मेरे पास फाइनाइट सेट होता है जिसकी हमें लिमिट मालूम हो, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। जाहिर सी बात है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब तो यही होगा ना, जिसे आप गिन ना सको, ठीक है, जिसे आप काउंट ना कर सको, जिसे आप मेजर ना कर सको। तो ऐसे सेट जिसे आप काउंट ना कर सको, जिसकी लिमिट डिफाइन ना हो, वो क्या होता है? मेरे पास इनफाइनाइट सेट होता है। तो हमने यहाँ तक इसके टाइप्स देखे। देखिए एग्जाम्पल्स के तौर पे आपके सामने शो भी हो रहा होगा, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 कॉमा और फिर डॉट 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 का मतलब ये कंटिन्यूअस है, इसकी लिमिट मुझे मालूम नहीं है। तो चले आ जाते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट पढ़ लिया, अब इक्वल वर्ड से क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो सेट है इक्वल, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे पास इक्वल वर्ड क्या होता है? एक जैसा, ठीक है, क्या? एक जैसा सेट, ठीक है। एक जैसा सेट कैसा होना चाहिए? याद रखना, ऐसा सेट जिसके, याद रखना इक्वल सेट कब बोला जाएगा? इक्वल उस वक्त बोला जाएगा जब हमारे पास एक से ज्यादा सेट हो। आप किसी एक सिंपल सेट को नहीं बोल सकते कि इक्वल है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास एक सेट है जिससे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, फिर दूसरा सेट है वो भी मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इन दोनों में जो चीजें सेम होगी वो मेरे पास इक्वल होगा। और कैसे? देखो, अगर उसके अंदर क्या हो जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम। एग्जैक्टली का सेम का मतलब क्या है? उसके ऑर्डर और उसके सिंबल, मतलब उसके अंदर जो ऑर्डर है और उसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं वो देखने में सेम है, तो इसका मतलब क्या है? वो इक्वल सेट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो हो रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक सेट डी है जिसमें ए बी सी लिखा हुआ है, और एक सेट मेरे पास ई है जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? सी बी ए, ठीक है। ये सेट को अगर मैं अरेंज करके लिखना चाहूँ तो ये ए बी सी हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों के जो ऑर्डर्स हैं, देखो यहाँ पे कितना है? पहला 1 एलिमेंट, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3। मतलब इसके जो ऑर्डर है वो 3 है। यहाँ पे भी देख लो, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा स्टूडेंट, और ये क्या हो जाएगा? 3। तो इसके भी ऑर्डर क्या है? 3 है। और देखने में भी ये क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम है। तो डेट्स मीन कि ये क्या होगा? हमारे पास इक्वल सेट होगा। तो एक चीज याद रखना है, इसके अंदर ऑर्डर और साथ साथ वो एग्जैक्टली क्या हो? सेम हो, दिखने में भी क्या हो? सेम हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। तो हमारे पास इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इसको भी देख लो, अ सेट आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का कहा गया है, एग्जैक्टली सेम का नहीं कहा गया है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट से मुराद क्या है? मतलब उसके जो ऑर्डर है, मेरे पास ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे भी देख लो क्या है? 1 है, ये 2 है और 3 है। दोनों में मेरे पास क्या है? सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट है। तो दैट्स मीन ये सेट मेरे पास क्या है? इक्विवेलेंट सेट है। क्योंकि क्योंकि इसके एलिमेंट्स सेम है, लेकिन इसका जो आप देख रहे हो, इसके जो अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 और वहाँ पे ए बी सी, ये दोनों एक दूसरे से सेम नहीं है, तो इसको हम लोग इक्वल सेट नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। चलो आ जाओ, इसके आगे चलते हैं और पढ़ते हैं सबसेट एंड पावर सेट के बारे में, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट के लिए एक छोटी सी एग्जांपल आपको देखना पड़ेगा। देखो साइंस के क्या होते हैं, हमारे पास कुछ ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे कि आपके पास क्या हो जाएगा? मैथ भी एक साइंस का ब्रांच है, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा? फिजिक्स भी साइंस का एक क्या है? ब्रांच है। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री भी साइंस का एक ब्रांच है। और इसी तरह से कंप्यूटर एंड बायोलॉजी, तमाम चीज़ें क्या है? साइंस के ब्रांचेस है ना, ठीक है। तो याद रखना, साइंस जो है ना, ये मेरे पास क्या हो जाएगा? साइंस, ये मेरे पास सेट हो जाएंगे। और इसमें से जो टर्म हमारे पास निकल कर आए हैं, केमिस्ट्री, और इसके बाद मेरे पास क्या है? मैथमेटिक्स, और मेरे पास क्या है? ये फिजिक्स, ये तमाम चीजें इसकी क्या हो जाएंगी? सबसेट हो जाएंगी। मतलब मैथ इज अ सबसेट ऑफ साइंस, ठीक है, वो साइंस से निकला हुआ टर्म है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे, अगर आपको मैं इस तरीके से बता देना, थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझ में आता। तो मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो इंग्लिश आपके पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? मेरे पास लिखा हुआ है अ सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ए सेट है वो सब सेट होगा सेट बी का इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। मतलब कि अगर मेरे पास एक सेट, यहाँ पे लिखा हुआ है एच और आई लिखा हुआ है ना, मैं इसको बोल देता हूँ ये मेरे पास ए है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट्स? ये मेरे पास सेट बी है, ठीक है, ये आई नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे पास जो बी है ना, वो क्या है? 1 2 3 है, ठीक है। अब इस 1 2 3 में से एक सेट निकला है ए, जिसकी वैल्यू क्या लिखी हुई आ रही है आपके सामने स्क्रीन में, आपको शो हो रहा होगा, वो क्या है? 1 और 2।
तो मतलब ये जो ए है वो बी से निकला है, तो दैट्स मीन, यही लाइन को आप हटा देना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि वो बी से वैल्यू निकल करके आई है, ठीक है, जिसको हम लोग इस तरह से भी शो करते हैं, अगर सिंबल की तरह से हम देखें तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसी तरह से पावर ऑफ सेट होता है, किसी भी टर्म की पावर ऑफ सेट निकालना होता है हमें, तो याद रखना द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट, याद रखना उन तमाम तरीके के, मतलब पावर सेट आप कब कहोगे कि उसमें से कितने सारे आपके पास सबसेट बन सकते हैं, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या होता है, किसी भी सबसेट का पावर सेट होता है। जैसे कि मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, इसको हम आगे चल कर देखेंगे किस तरह से करना है। डेफिनेशन के तौर पे आप ये समझ लो कि मेरे पास एक सेट पावर सेट उस सूरत में होता है जब मेरे पास वो तमाम एलिमेंट्स एक टर्म से निकल कर आ सके। मतलब कि आपके पास यहाँ पर अगर देखा जाए पावर सेट ऑफ आई लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं इसको पावर सेट ऑफ ए बोल दूँ, ठीक है, तो देखो यार गौर से देखना, ए से मेरे पास क्या होगा, इसमें से एक सेट निकल सकता है मेरे पास नल सेट, ठीक है, फिर इसमें से निकल सकता है मेरे पास एक सेट 1 का, फिर मेरे पास एक सेट निकल सकता है सब सेट इसका 2 का, और फिर एक मेरे पास सेट निकल सकता है 1 2 का। फिलहाल एग्जाम्पल में जो दिया हुआ है ये आई थिंक सो मेरे पास ये बी का दिया हुआ है, पावर सेट ऑफ बी का दिया हुआ है, ठीक है। तो जरा गौर से देखो, ये एग्जाम्पल में मेरे पास सबसे पहले एक सबसेट निकलेगा नल सेट, याद रखना नल सेट भी मेरे पास सबसेट ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद देखो 2 लिखा हुआ है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 3, फिर उसके बाद क्या होगा 1 2, फिर उसके बाद 1 3। इस तरह से हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जस्ट डेफिनेशन के लिए अभी आप इसको इतना देख लें। उसके बाद मेरे पास आ जाता है प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। अब बोलोगे कितने सारे सेट हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको तो बताऊंगा, तमाम टाइप्स आपको बताऊंगा, ताकि आपके अगर एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं ना, ये तमाम चीज़ें जो बेसिक नॉलेज आपको दे रहा हूँ, सवाल को तो सवाल करने सॉल्व करने के लिए है ही है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जब आपके बोर्ड के एग्जाम्स होंगे और इसके अंदर आप जब एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे होगे, तो इसी तरह के सवाल आते हैं, इसी तरह के सवाल उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं हमारे पास क्या है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट में याद रखना, मैं पहले जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट मेरे पास बी है, जिसकी वैल्यू क्या है 1 2 3, और ये मेरे पास क्या एक सेट है ए बी। याद रखना एक सेट प्रॉपर सबसेट उस सूरत में होगा जब उसमें से एक सेट एज अ सबसेट निकलेगा और उसमें से क्या हो जाएगा, कम से कम एक क्रम तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर ए की वैल्यू देखो 1 2 है और बी की देख लो की वैल्यू क्या है 1 2 3 है, तो बेटा इसमें से मैंने 1 2 क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, तो दैट्स मीन कि ए इज अ प्रॉपर सेट ऑफ बी, ठीक है, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये है तो सबसेट, लेकिन इसको इसका नाम क्या दूंगा, मैं प्रॉपर सबसेट दूंगा, ठीक है। तो प्रॉपर सबसेट को लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से लिखते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि आपके पास एवरी एलिमेंट, देखो आप देख रहोगे ए के अंदर और बी के अंदर ये क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जो आपके पास बी के अंदर होता है वही क्या होता है आपके पास ए के अंदर भी होता है, क्योंकि सबसेट तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, इसका नाम है इम्प्रॉपर। जब हमारे पास ए इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए, मतलब इक्वल सेट बन जाए, तो इसको इक्वल सेट भी कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट भी कहा जाता है। इस तरह के ना एमसीक्यूज ना पूछे जाते हैं सवाल के अंदर, क्या इम्प्रॉपर सबसेट क्या इक्वल सेट भी होता है, तो आप क्या करोगे, यस बिल्कुल ये होता है। उसके बाद याद रखना प्रॉपर सबसेट जो होता है मेरे पास वो इक्वल नहीं होता बी के, इस चीज को भी याद रखना, ठीक है, इट्स नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है, सेट को लिखा किस तरह जा सकता है, सेट को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, इसके बारे में हम क्या करेंगे अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेट लिखने के 3 तरीके हैं, ठीक है, सेट लिखने के फिलहाल हमारे पास 3 तरीके हैं जो अभी बुक के अंदर मौजूद है। फिलहाल हमारे पास और भी तरीके होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी आपके पास मैट्रिक क्लास के हिसाब से तो मेरे पास सबसे पहला तरीका क्या होता है, टैबुलर फॉर्म, ठीक है, टैबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म, आप इसको दोनों कह सकते हो, ठीक है। याद रखना अब तक जितनी हमने एग्जाम्पल सेट की पढ़ी है ना, जैसे कि एक सेट का नाम दिया था ए, ठीक है, और उसमें क्या लिखा था, मैंने लिखा 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है, एक सेट इस तरह से मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो याद रखना एक सेट को टैबुलर सेट उस सूरत में कहा जाएगा कि वो क्या हो, वो मेरे पास 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो, ठीक है, और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हो जो कि फाइनाइट भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, लेकिन ईच एलिमेंट को क्या किया जाए, कॉमा के जरिए से सेपरेट किया जाए, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या होता है, टैबुलर फॉर्म होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन में शो भी हो रहा होगा, ठीक है।
उसके बाद मेरे पास आ जाता है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म से पहले मैं पहले सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को बता देता हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके पास टेबुलर फॉर्म का 1 2 3 और 4। तो मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। याद रखना डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब क्या है, डिस्क्राइब कर देना। जो सेट है ना उसको इंग्लिश की वर्डिंग में लिख देना, दिस इज कॉल्ड अ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसको आप कह सकते हो क्या है, ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। जैसे कि अगर मैं एक सेट जो मैंने ऊपर लिखा है ए की वैल्यू अगर देख लोगे ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस सेट को अगर मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, याद रखना इसको मैं भी एक सेट का नाम दूंगा, जिसका नाम क्या दे दिया मैंने, ए दे दिया। उसके बाद मैंने क्या लिखा, एक सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कौन सा नंबर है बेटा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर में आता है। तो मैंने लिखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं यहाँ पे इस तरह से आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन लेस देन क्या है, 4 से कम है। अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दूंगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। कौन सा नेचुरल नंबर, ये तो लिमिट हमें पता ही नहीं चला, लेकिन ऊपर लिमिट दी हुई है वो क्या है, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि लेस देन आपके पास क्या होगा, ये 5। 5 से क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी ये क्या है मेरे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे जब हम एक्सरसाइज में जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। अब सेट, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, नोटेशन को यूज करते हैं, ठीक है। किसको यूज करते हैं, नोटेशन को, सिंबल को, ठीक है। तो उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है उसको देख लेते हैं। तो याद रखना सेट बिल्डर फॉर्म जो है उसको लिखने का तरीका होता है, अगर इसी फॉर्म को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैंने क्या लिखा है, ए लिख दिया, ठीक है। और इसमें क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा, मतलब उसको नाम दूंगा एक्स सच डैश एक्स, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स सच डैश एक्स। अब जो नंबर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव पैराबोलर या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है उसको बताना होगा कौन सा आपके पास सेट है, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा है, 1 2 और 3 4, मतलब नेचुरल नंबर है। तो अगर हम इस वाले सिंबल को यूज करते हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और उसके बाद क्या आता है हमारे पास, ये वाला जो ये कैप बनते हैं ना, इसको हम बोलते हैं एंड, ए एन डी वाला एंड, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर मैं यहीं पर आके कर्ली ब्रैकेट को ऑफ कर देता हूँ मतलब ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट नंबर हो जाता। ये एक सेट है जो कि नेचुरल नंबर का है, लेकिन इसमें लिमिट बयान है, ठीक है। तो लिमिट को किस तरह से शो किया जाता है, इस तरीके से मैंने लिखा, जो ये एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, वो मेरे पास लेस देन एंड इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 4। अभी आप कहोगे ये लेस देन और इक्वल टू क्या आ गया, ये कौन सा सिंबल आ गया, इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। मेरे पास इस तरीके का जो सिंपल होता है ना, एक तरह से समझ लें क्रोकोडाइल का मुंह समझ लें, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास क्या है, ये साइज समझें कि इसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है। तो ये साइज जहाँ पे जो भी नंबर होगी वो मेरे पास क्या होगी, बिग होगी, मतलब यहाँ पे मेरे पास बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। और जहाँ पे मेरे पास इसके मुंह क्लोज होगा उस साइड जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो मेरे पास हमेशा क्या होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। तो अब इसमें आप बोलोगे कि ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 2 जो है इज लेस देन 5। 2 की जो वैल्यू है वो लेस है किससे, 5 से। अब जरा इस वाले एग्जाम्पल में आओ, मैंने लिखा था कि x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट हो रही है और लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब मैं बोलो आप सर लेस देन यूज कर रहे हो और आप जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो आप इक्वल टू का वर्ड यूज कर रहे हो। देखो याद रखना ये जो नीचे डैश का लाइन लगा हुआ है ना इस तरह से, ये इसको बोलते हैं लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। मतलब ये 4 भी हो सकता है, ठीक है, या फिर 4 से क्या होगा, कम वैल्यू होगी, क्योंकि मेरे सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ था, 4 तक वैल्यू मुझे लेके जाना था और नेचुरल नंबर के अंदर 4 इंक्लूड होता है। तो मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 तक जाएगा। अगर मुझे इसको एक और तरीके से लिखना चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x की वैल्यू जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है, मतलब 5 से क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू छोटी, तो नेचुरल नंबर क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, टाइप्स के, आपके पास किस तरह के टाइप्स होते हैं सेट के बारे में हमने डिस्कशन किया। साथ साथ हमने अपने कंटेंट ऑफ टेबल देखा कि कौन कौन से आपके चैप्टर्स इंक्लूड हैं, पेपर का पैटर्न देखा और साथ साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखना, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।